मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर। इससे पिछले कुछ लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में हमने भारतीय संविधान की अलग अलग विशेषताओं का उल्लेख किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। ये चौथे लेक्चर में हम आपसे 2 टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक तो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक बड़ी विशेषता है फंडामेंटल राइट, उसके ऊपर भी। लेकिन पहले चलते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी के ऊपर। ये भारतीय संविधान की एक बड़ी विशेषता मानी जाती है कि भारत का जो संविधान है उसमें जुडिशियरी को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग रखा गया है और वह इंडिपेंडेंट होकर यानी स्वतंत्र होकर और एकीकृत होकर काम करती है, इंटीग्रेटेड होकर काम करती है। इसीलिए ऊपर ही हमने इस कैरेक्टरिस्टिक को लिखा है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। अब बात ये उठती है कि ये इंटीग्रेटेड कैसे है और इंडिपेंडेंट कैसे है। तो देखिए, इंटीग्रेटेड इसलिए कि जो भारत में जुडिशियरी है उसमें सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑन द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में मौजूद है और वो पूरे जुडिशियरी सिस्टम के टॉप पर मौजूद है। फिर उसके नीचे क्या होता है? हाई कोर्ट, बिलो इट। उसके नीचे क्या चलता है सिस्टम में? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे और भी छोटे छोटे लोअर कोर्ट्स हो सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के मुताबिक ये जुडिशियरी जो है ये इंटीग्रेटेड है, यानी एक सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट हो गए। और इनका अपना एक अलग सिस्टम और अपना एक अलग तरीका है जिससे कि ये काम करते हैं। इनको न तो राज्य सरकार से और न ही केंद्र सरकार से कोई दबाव होता है, ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर ये समझने के लिए कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम कैसे इंटीग्रेटेड है, यानी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं उनके विभिन्न स्तर, उसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम आपके सामने रखा है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। इनका दायरा, इनका जो कानून का विश्लेषण करने का तरीका, सब कुछ एक व्यवस्था के तहत यानी संविधान के नियमों के तहत होता है। तो अब ये सिस्टम जो है, यानी कि यहां पर समझने की जरूरत ये है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र होकर काम करता है। तो कैसे काम करता है? तो देखिए, एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज as well as the state laws. Unlike in USA, the federal laws enforced by the federal judiciary and the state laws by state judiciary. अब इसको हमने कंपेयर कर दिया है यूएस के सिस्टम से, यानी अमेरिका का जो जुडिशियरी सिस्टम्स है उससे कैसे हमारा ये कानून अलग है, इसे समझने के लिए हमने ये बात आपके सामने रखी है। एनफोर्सेज यानी लागू करता है, बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम है ये केंद्र के लिए जो व्यवस्था है, यानी केंद्र के जो विषय हैं यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटर, और राज्य के लिए जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। चाहे वो सेंटर के विषय हों, चाहे वो स्टेट के विषय हों, ये सारे विषयों पर कानून यानी उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की है। अमेरिका की तरह नहीं कि जो स्टेट लॉज हैं यानी स्टेट के जो व्यवस्था है वो स्टेट जुडिशियरी देखेगी, और जो फेडरल यानी कि जो वहां की जो संघीय व्यवस्था के जो कानून है वो फेडरल जुडिशियरी देखेगी। ऐसे अमेरिका की तरफ फेडरल जुडिशियरी और स्टेट जुडिशियरी नहीं बनाया हुआ है हमने। हमारी जुडिशियरी सिस्टम इंटीग्रेटेड है, चाहे वो राज्य का कानून हो
चाहे वो केंद्र का कानून हो, चाहे वो केंद्र के यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हो, चाहे वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हो, अगर जुडिशियल मैटर आता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का मैटर आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, या अगर अदर जुडिशियरी से रिलेटेड मैटर है तो वहां पर भी उसे रखा जा सकता है। और ये सभी जुडिशियरी आपस में एक दूसरे से संबद्ध हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट से संबद्ध है, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से संबद्ध है। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। अब बात ये उठती है कि क्या हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम है ये क्या इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है? तो भारतीय संविधान में इस बात को रेखांकित किया गया है। दिस इज इंडिकेटेड द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम विल वर्क इंडिपेंडेंटली। लेकिन कैसे? तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और वैसे तो देखिए ये जो टॉपिक है इसको जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जुडिशियल सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, वहां पर हम विस्तृत रूप से बताएंगे आपको। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत यानी कि भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझने के लिए यहां पर हमने संक्षेप में आपके सामने रखा है। तो आपको इसका फायदा भी हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जब हम जुडिशियल सिस्टम पढ़ने के लिए जाएंगे तो ये ध्यान में हमें रहेगा कि भारतीय संविधान जो है वो अमेरिका के संविधान से, भारतीय जो जुडिशियल सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, वो अमेरिका के जुडिशियल सिस्टम से कैसे अलग है। इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम है। जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है उसको, उसकी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे सुनिश्चित की गई है संविधान के द्वारा। तो देखिए कैसे सुनिश्चित की गई है। देखिए हमारा जो जुडिशियरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे आप, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये हाईएस्ट कोर्ट है ना, इससे ऊंचा कोई भी कोर्ट भारत में नहीं है। ये जो है गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसको उस फंडामेंटल राइट को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है हर एक नागरिक को कि आपका फंडामेंटल राइट, आपका मूल अधिकार कोई वायलेट नहीं कर सकता। एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान का अगर कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड एनीवेयर इन मेकिंग द लॉ और एनीवेयर इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, देन द सुप्रीम कोर्ट कम्स। उन सब जगहों पर यानी कि हमारी जुडिशियरी, यहां सुप्रीम कोर्ट से मतलब क्या है, हमारी जुडिशियरी। अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल का विषय है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट के लेवल का विषय है तो हाई कोर्ट देखेगी, और अगर निचले न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल का विषय है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगी। लेकिन जहां पर भी कहीं अगर कानून को, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि अगर वायलेशन होता है लॉ का, तो वहां पर हमको जरूरत होगी ये जो हमारी कोर्ट है। तो यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में अगर बात करें तो ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है तो उसके संरक्षक के रूप में, गार्जियन के रूप में काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करते हैं? तो देखिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको वैसे हटा नहीं सकते, इंपीचमेंट लाना पड़ता है, उसकी पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, आसानी से नहीं हटा सकते। तो इसीलिए एक तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन ये है कि जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इनकी रिमूवल की प्रोसेस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन की गई है। इनकी जो सर्विस होती है वो फिक्स होती है, एक निश्चित समय तक के लिए इनकी सर्विस होती है। बीच में अगर इन्हें कोई रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया है, उसे पालन करना होता है। इसके अलावा जो इनके सर्विस कंडीशंस हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनकी नियुक्ति के बाद बदली नहीं जा सकती, चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते इनकी सर्विस कंडीशन। और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, इनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं, ये भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती हैं। तो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सीधे इनके वेतन की व्यवस्था की जाती है, और साथ ही साथ इनके रिमूवल की जो प्रोसेस है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत ही इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। और इस तरह से जो
सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था की गई है और यही इसकी इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता है। ये जो हमारी जो जुडिशियरी है ये स्वतंत्र होकर काम करे, केंद्र सरकार के दबाव में ना काम करे, संसद के दबाव में ना काम करे, और साथ ही साथ जो हमारी हाई कोर्ट है ये केंद्र या राज्य सरकार के प्रेशर में काम न करे, इंडिपेंडेंटली हमारे जजेस काम करें, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ और एक चीज देखिए, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन लेजिस्लेचर, यानी कि इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि द प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन, यानी कि अगर संसद में इनके व्यवहार के ऊपर, जजेस के व्यवहार के ऊपर या उनके कंडक्ट के ऊपर अगर चर्चा करने की कोशिश की जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन लेजिस्लेचर, तो इस तरह से भी ये चीज जो है इनके इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करता है। और साथ ही साथ कई जगहों पर यह भी देखने को मिलता है कि ये जो है रिटायरमेंट के बाद जो है प्रैक्टिसेस जो है नहीं करते हैं, ये भी इनके इंडिपेंडेंस और इनकी निष्पक्षता और तटस्थता के लिए जरूरी है, इम्पार्शलिटी के लिए जरूरी है। बैन ऑन प्रैक्टिस, प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशन इन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन लेजिस्लेचर, इसके अलावा एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके जो टेन्योर होते हैं, उनका जो समय और कार्यकाल होता है वो निश्चित रहता है। बीच में किसी कारणवश उन्हें अगर हटाया जाता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी इंडिपेंडेंस और इनको पूरी सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान की गई है। और साथ ही साथ अगर कोर्ट की यानी जुडिशियरी की अगर आलोचना की जाती, कंटेम्प्ट किया जाता है, तो इसके लिए पनिश करने का अधिकार भी इनको दिया गया है, पनिश करने का अधिकार भी दिया गया है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो हमारी जुडिशियरी है ये सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द हमारी जो लेजिस्लेचर है या हमारी जो हमारा जो लेजिस्लेचर है यानी कि हमारी जो विधायिका है, हमारी जो कार्यपालिका है, इससे सेपरेट रह के काम करते हैं। ये मतलब इनको विधायिका या कार्यपालिका से इनको जो है सेपरेट रखा गया है, सेपरेशन रखा गया है। और इस तरीके से ये जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जुडिशरी है ये जुडिशरी स्वतंत्र होकर के, इंडिपेंडेंट होकर के, एकीकृत होकर के जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, फंडामेंटल राइट के लिए काम करती है। हमारी जो जुडिशरी है ये संविधान का कहीं भी अगर वायलेशन हो रहा है तो उस वायलेशन को रोकने के लिए काम करती है। पूरी तरह स्वतंत्र रहे इनके लिए संविधान में इन जजेस को कुछ जो कंडीशंस हैं, कुछ उनके फेवर में, कई कंडीशंस भी उनके फेवर में बनाए गए हैं। तो इस तरह से हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने आ जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस विशेषता को आपने यहां देख लिया कि हमारा जो संविधान है उसमें जुडिशरी को बहुत मजबूत बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। जुडिशियल रिव्यू ये एक बड़ा मतलब महत्वपूर्ण अधिकार है एक तरह से कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और अगर उनको लगता है, हमारी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून जो है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उस कानून को भी इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करके उस फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश करती है। तो अगली विशेषता जो है हमारी संविधान की, ये बहुत बड़ी विशेषता है, फंडामेंटल राइट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट के। यानी एक एक करके हम सारी विशेषताओं पर आते जा रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट का टॉपिक इतना छोटा सा नहीं होगा। यहां पर तो हम केवल आपको फंडामेंटल राइट के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे रहे हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान की एक बड़ी विशेषता है, लेकिन फंडामेंटल राइट का
टॉपिक अलग से पढ़ा जाएगा, जहां पर आपको हम आर्टिकल 12 से लेकर के फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं अप टू 35 एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है किस तरीके से काम करता है और कैसे ये एक बड़ी विशेषता बन जाती है। हमारे संविधान में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 गारंटीज द फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट एट प्रेजेंट। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकारों की बात की गई है, लेकिन क्या मूल संविधान में 6 फंडामेंटल राइट थे? नहीं, देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था या पूरी तरह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट नाउ वी हैव द 6 फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा क्यों? क्या कम कर दिया हमने? तो हमने कम किया। हमारा जो आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 1978 में जो हमारा ये जो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार संबंध में जो प्रावधान था आर्टिकल 31 में, इसे हटा दिया गया, इसे फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया और इसे ले जाया गया लीगल राइट की जगह पे आर्टिकल 300A में इसको जगह दी गई और ये बन गया लीगल राइट, यानी कि ये एक कानूनी अधिकार बन गया। फंडामेंटल राइट होना बहुत बड़ी बात होती है। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी करती है, लेकिन ये एक लीगल राइट हो गया। इसके लिए जरूरी नहीं है कानूनी एक अधिकार हो गया, ये सामान्य न्यायालयों में यानी निचले न्यायालयों में भी इसे लाया जा सकता है। इसके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स के जो राइट थे वो यहां से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी पड़ेगी जो यहां से आपको मिल रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट बिफोर 1978 44th constitutional amendment, but by 44th constitutional amendment 1978 this became the legal right and this was put in article 300A। कई बार आर्टिकल भूल जाते हैं, तो यहां से आप अवेयर रहिए। आगे जितने भी हमारे वीडियोज आते जाएंगे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते जाएंगे। जैसे हमारा एक शेड्यूल वाला जो टॉपिक था, शेड्यूल वाली जो क्लास थी, उसमें आप लोगों ने देखा हमने उसमें बताया तो आपको शेड्यूल था भारतीय संविधान की अनुसूचियां, लेकिन उसमें हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी बताए थे। तो वो हमारा मकसद यही है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो एस्टैब्लिश होते जाने चाहिए, जिससे कि रटने की जो समस्या है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा ये काम, हमारे ये जो तरीका और ये आपको अच्छा लगता है, इससे आपको फायदा मिलता है, तो इसे प्लीज शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो आइए बात करते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर जो भारतीय संविधान के पार्ट 3 में स्थित है और ये एक बड़ी विशेषता है। अब ये देख लेते हैं कि ये एकदम सरल भाषा में कि हमारे पास जब 6 फंडामेंटल राइट हैं तो कौन कौन से हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि इसे हम अलग से एक विस्तृत टॉपिक में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, 14 to 18, यानी कि सभी लोगों को, हमारे देश के सभी लोग जो हैं वो बराबरी के साथ रह सकें, यानी इक्वालिटी का अधिकार उन्हें मिले, इसके लिए हमने 14 to 18 तक में प्रावधान किया गया है। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता मिले, हमारे नागरिकों को राइट टू फ्रीडम मिले, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, आर्टिकल 19 to 22 तक किया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जा सकता, उसका शोषण नहीं किया जा सकता, है ना, जिसमें बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर वगैरह से रिलेटेड हमने प्रावधान किया हुआ है कि बॉन्डेड लेबर जो है उसके ऊपर कानून बनाया बाद में, है ना, और किसी से बेगार वगैरह नहीं करा सकते। ये सब जो चीजें हैं, आर्टिकल 23, 24, बच्चों से आप काम नहीं ले सकते, बच्चों से जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम नहीं ले सकते, उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना बड़ा काम फंडामेंटल राइट के
माध्यम से किया जा रहा है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 की बात की गई है। और आगे देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकता है। आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की व्यवस्था की गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, ये व्यवस्था भी आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। और एक बड़ा राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। कौन से आर्टिकल से? 32 से हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन द आर्टिकल इज डिफरेंट, वो फंडामेंटल राइट में नहीं है, वो आर्टिकल 226 में आता है, इसीलिए उसका जिक्र यहां पर हमने नहीं किया था। लेकिन जानकारी के लिए आपको बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात होगी तो आर्टिकल 32 के तहत हमारे जो फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। और वो रिट क्या होती है तो वो अलग से पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको यहां मिल जाए इसके लिए हमने व्यवस्था की है कि अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड व्हिच कैन इशू रिट्स, और वो जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं। तो कौन कौन से रिट? हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्टियोरेरी एंड को वारंटो। हैबियस कॉर्पस यानी कि सौ शरीर प्रस्तुत करना, हैबियस कॉर्पस। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना यानी निषेध करना, रोकना, प्रोहिबिट करना। मैंडेमस यानी कि परमादेश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है आदेश जारी कर सकते हैं, मैंडेमस। सर्टियोरेरी यानी कि उत्प्रेषण, यानी कि कोई हायर कोर्ट अपने निचले लोअर कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई आप जो है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेजिए। एंड को वारंटो, किसी जो हमारी जो गवर्नमेंटल बॉडी होती है या जो सार्वजनिक संस्था होती है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पूछ सकते हैं कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है, ये बात रिट के अंतर्गत आती है। अब यहां पर आपने देखा कि जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्ट करने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और वो फंडामेंटल राइट के अंदर ही मौजूद है। तो जहां एक तरफ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है, इन सब का मकसद ये है कि हमारे देश में जो नागरिक हैं उनके अधिकार भी सुनिश्चित रहें और हमारे देश में बाहर के लोग हैं जो भारत के भले ही नागरिक नहीं हैं लेकिन उनको भी इनमें से कुछ अधिकार दिए गए हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य हो, एक मानव होने के नाते भी कुछ अधिकारों को हमारे संविधान के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। जहां तक रिट की बात थी, मैंने बार बार आपको रिपीट किया कि ये रिट है जिसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। हैबियस कॉर्पस यानी सौ शरीर प्रस्तुत करना, प्रोहिबिशन यानी निषेधाज्ञा, यानी कोई कानून है या कोई व्यवस्था है जो चल रही है लेकिन वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है निषेधाज्ञा प्रोहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं। मैंडेमस यानी परमादेश, सर्टियोरेरी यानी उत्प्रेषण, यानी कि निचले न्यायालय के द्वारा डॉक्यूमेंट को जो ऊपर के जो न्यायालय हैं उनको भेजा जाना, सर्टियोरेरी। एंड को वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा। अब यहां पर संक्षेप में उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा, अलग से जब आपके सामने ये टॉपिक आएगा वहां हम समझाएंगे। यहां पर आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है। क्या? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं एक संक्षेप में आपके सामने आ गया। पहले 7 थे, अब ये 6 हो गए। कौन सा फंडामेंटल राइट निकल गया ये भी बता दिया। अब फंडामेंटल राइट की जब बात कर रहे हैं तो देखिए ये करता क्या है। प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये राजनीतिक प्रजातंत्र को बढ़ावा देता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। कैसे? तो देखिए राइट टू फ्रीडम,
आप बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच, आप घूम सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है मकसद इसका कि प्रमोट्स द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कि लोगों का जो राजनीतिक जो अधिकार है, जो राजनीतिक प्रजातंत्र है, वो बचा रहे। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में यही तो नहीं होता था। यही राइट्स तो लोग चाहते थे कि भाई मुझे मेरी बात कहने का मौका मिले, मुझे मेरे साथ अगर कोई अन्याय हो तो मैं कोर्ट में जा सकूं, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, है ना। अगर किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। यही तो था जो नहीं मिला हुआ था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस भावना को समझा और प्रमोट्स द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो हमारी राजनीतिक प्रजातंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी, उसे बचाने के लिए फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की। और इससे क्या फायदा हुआ? लिमिट्स टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लिमिट्स टायरेनी, ये जो एग्जीक्यूटिव होती, जो कार्यपालिका होती, जिसके पास बहुत पावर आ जाता है, हर तरह की सत्ता, पुलिस उनके पास, प्रशासन उनके पास, धन उनके पास, सब कुछ उनके पास, तो क्या हो जाता है? पावर अगर व्यक्ति के पास है तो एक तो वो करप्ट हो जाएगा और कई बार पावर का दुरुपयोग भी करने लग जाता है, कंट्रोल करता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट जो लोगों को मिला हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये लोगों को ताकत देता है, उनको लड़ने की क्षमता पैदा करता है। भले ही एक सामान्य सा गरीब सा व्यक्ति है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन उसे भी इतनी ताकत देता है कि वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ लड़ सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। ये जो ताकत है वो फंडामेंटल राइट से ही मिलता है। तो यही बात हमने यहां पर लिखी है, लिमिट्स टायरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर कानून बनाया जाता है, अगर संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो स्वैच्छिक है, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखता, तो वहां पर भी ये जो है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो जनता के पास ये ताकत है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, हाई कोर्ट में जा सकती है अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। और दिस इज जस्टिसेबल इन नेचर एंड एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर ये जो है जस्टिसेबल है, ऐसा नहीं है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, एक बार वायलेट हो गया तो हो गया, या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है और वो बस हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। ये जस्टिसेबल है, इसको जज कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये देख सकती है कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं करता है, उन उस सिद्धांतों का जो है, उन वो जो प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट्स के, उनको कहीं वो तोड़ता तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं करता है। और अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे फिर से जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसे स्थापित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस इज जस्टिसेबल इन नेचर एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। इसे फिर से स्टैब्लिश किया जा सकता है। एंड द एग्रीव्ड पर्सन can go Supreme Court, High Court, which can issue writs, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लोग जो है वो जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। लेकिन ध्यान रहे, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ये एकदम निरपेक्ष नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको कोई जो है बिल्कुल कोई कम ही नहीं कर सकते या हटा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। दिस इज, इस पर रीजनेबल, तर्क संगत प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, जरूरत के मुताबिक इसको कम या हटाया भी जा सकता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, दिस इज नॉट सैक्रोसैंक्ट, यानी बिल्कुल एब्सोल्यूटली ये पवित्र नहीं है, यानी सारे, ऐसा नहीं है कि इसे कम या हटाया नहीं जा सकता। दिस कैन बी कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय पार्लियामेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे कम या हटाया भी जा सकता है। इसका उदाहरण आपके पास मौजूद है, ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत पड़ने पर संसद इसे
कम कर सकती है या हटा सकती है। बस यहीं पर विवाद का एक विषय आता है, जो जब डिटेल में पढ़ेंगे वहां हम बताएंगे। विवाद यह है कि फंडामेंटल राइट में बहुत सी बातें ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी ये मान लिया गया है कि ये हमारे संविधान का मूल ढांचा है, तो क्या उस मूल ढांचे को भी संसद कम कर सकती है, हटा सकती है? तो वो एक विवाद का विषय बन जाता है। लेकिन जो प्रकरण आया था केशवानंद भारती वाला, उस प्रकरण में यह तय कर दिया गया था कि मूल ढांचे को नुकसान किए बिना संसद संशोधन कर सकती है। तो इसीलिए अब आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट को संसद जो है संशोधन करने का नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि इसके जो विषय हैं ये संविधान के मूल ढांचे में आ जाते हैं। और यही कारण है कि भले ही इसे कहा गया है कि ये नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड कर्टेल्ड और रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर संसद चाहे तो अमेंड कर सकती है, लेकिन चूंकि ये विषय इतने महत्वपूर्ण हैं और इतने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, इसीलिए इसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया है, अगर कोई राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र में कोई युद्ध चल रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया है या वार की स्थिति बन गई है और जो है आर्म्ड रिवेलियन हो गया है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति आर्टिकल 352 की स्थिति बन गई है, तो ऐसे स्थिति में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जा सकता है, उनको रिड्यूस किया जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उन्हें स्थगित किया जा सकता है। यही बात आपको बताना चाहते हैं, यानी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आर्टिकल भले ही इमरजेंसी लागू हो गई हो, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया हो, इस स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जाएगा। 20 क्या है? तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। मान लीजिए कोई सीधा कोई अपराध का कोई आरोप लगाया गया है, तो आरोप अगर लगाया गया है तो उसको आरोप को साबित करना पड़ेगा कि आरोप जो है ये आप कोई अपराधी है, इसे साबित करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं उसे बंद कर देंगे जेल में, उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो एक प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अगर कोई अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसका जो तरीका है, प्रोटेक्शन का जो तरीका है, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तो आर्टिकल 20 और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर हाल में प्रोटेक्टेड होगा। तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके जो बाकी हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंडेड हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी दो प्रावधान है। एक आर्टिकल 358, 358 और आर्टिकल 359। 358 जिसके तहत क्या हो जाता है, ये जो आर्टिकल 19 के तहत जो राइट टू फ्रीडम का जो राइट है ये सस्पेंडेड होता है। और इसके अलावा एक्सेप्टिंग दिस, इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ और फंडामेंटल राइट्स को कम किया या सस्पेंड किया जाता है तो वो आर्टिकल 359 का उपयोग करेंगे। इन बातों को हम डिटेल में आपको फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में ले जाएंगे और वहां पर आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आपने यहां पर देखा कि फंडामेंटल राइट इज द कैरेक्टरिस्टिक, a big characteristic of our constitution by which we protects the humanity, जिसके द्वारा हम मानवता की भी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम समाज में समानता, इक्वालिटी, फ्रीडम लाते हैं, इक्वालिटी लाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन को कम करते हैं। रिलीजन हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के अनुसार जीने की राह दिखाते हैं और कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है उसे भी बढ़ावा देते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बना देते हैं आर्टिकल 32 के तहत कि आप जो है
फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप रिट जारी करके उसे प्रोटेक्ट कीजिए। ये चीज भी आपको बताया गया और ये ध्यान में भी रखना है कि ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, promotes and protect the political democracy। और सबसे बड़ी बात, अगर जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, अगर वो निरंकुश हो जाए, वो अगर अत्याचारी हो जाए और अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाए जो कानून लोगों के हित में ना हो, तो उन कानूनों से रक्षा कौन प्रदान करेगा? तो हमारा फंडामेंटल राइट्स के जो अधिकार हैं वो आपको रक्षा प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन इमरजेंसी के समय में, जब आपातकाल का समय होगा, तो ये हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी कर दिए जाएं। और ये स्थिति इसलिए रखी गई है कि जब देश ही संकट में है तो फिर फंडामेंटल राइट कैसे बचेगा? तो अगर देश के हित में फंडामेंटल राइट को थोड़े समय के लिए सेक्रीफाइस किया जाए, यानी कि फंडामेंटल राइट को अगर थोड़े समय के लिए सेक्रीफाइस करके देश को बचाया जा सकता है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी के लोग थे, वो उनको पता था कि ऐसी स्थिति कभी हो सकती, क्योंकि देश का जीवन तो हजारों सालों का होता है। कोई देश का जीवन व्यक्ति के जीवन की तरह नहीं होता कि 100 साल या 200 साल, या व्यक्ति का जीवन 100 साल मैक्सिमम मान लेते हैं, तो इतना कम नहीं होता है, वो तो हजारों साल चलने वाला है। और कब क्या परिस्थिति बनेगी हमें पता नहीं है, और कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी जब हमें फंडामेंटल राइट को थोड़ी देर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए, परमानेंटली नहीं, सस्पेंड करना है, खत्म नहीं करना है। तो इसीलिए ये व्यवस्था संविधान सभा के लोगों ने और हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने रखी कि अगर जरूरत पड़े तो हाँ, ये 2 आर्टिकल को छोड़ दीजिए, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के आर्टिकल को थोड़े समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, अगर इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की कोई चर्चा हुई। उसमें भी कंडीशन है कि भाई राष्ट्रपति अगर चाहें तो केवल 19 के तहत, जो 19(1), 19(2) वाले जो आर्टिकल हैं, राइट टू स्पीच वगैरह वाले, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर सकते हैं 358 के तहत, और बाकी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो 359 का स्पेशली उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आपके सामने आ जाता है। और जो पहले मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको भी मैंने काफी डिटेल में बताया कि हमारी जो न्याय प्रणाली, हमारी जो जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इंटीग्रेटेड है। और उन कोर्ट के जो हमारे जो जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान की ये विशेषता हो गई, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फंडामेंटल राइट की व्यवस्था। इसके अगली क्लास में हम आपसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और उसके आगे के महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।